एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज के इस सेशन में बच्चों हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के ह्यूमैनिटीज की प्रेपरेशन किस हिसाब से करनी है। अभी आप लोग हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो 10th के नए 11th स्टैंडर्ड में आए हैं और जिन्होंने ह्यूमैनिटीज चूज करा है, उनको पता है कि यार हमने ना अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट्स तो चूज कर लिए हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अभी जो है सारी चीजें एकदम नई है। पहले हम एसएसटी का पार्ट पढ़ते थे, हिस्ट्री को एक एसएसटी का पार्ट समझ के पढ़ते थे, सिविक्स पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, हर चीज वाज अ पार्ट है ना ऑफ एसएसटी, दैट वाज वन सब्जेक्ट। बट नाउ वी हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स। अभी हमारे पास इकोनॉमिक्स आ गई है ना, तो हम लोगों के पास इकोनॉमिक्स आ गई है, हम लोगों के पास पॉलिटिकल साइंस आ गई है, जिसका नाम मतलब पहले तो सिविक्स हुआ करता था, अब नाम ही बदल गया है, कुछ फैंसी सा टर्म पॉलिटिकल साइंस हो गया है। उसी के साथ हमारे पास हिस्ट्री आ गई है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ऑल ऑफ दीज न्यू सब्जेक्ट्स। न्यू क्यों है, पढ़ रखा है पहले, लेकिन अभी जब हम 11th स्टैंडर्ड में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो एक नए सिरे से पढ़ेंगे, सब कुछ नया नया सा अभी हमें लग रहा है। ऑल्दो बच्चों, हम लोगों ने पहले भी थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटीज पढ़ा है, मुझसे ही पढ़ा है आप लोगों ने, लेकिन इस साल मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। बहुत सारी से मेरा मतलब है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। और वही मैं बात पहले कर लेती हूँ आपको टिप्स बताने से पहले कि अपनी आप प्रिपरेशन कैसे चालू करो। तो उन टिप्स को जानने से पहले लेट अस टॉक अबाउट द क्लास 11th ह्यूमैनिटीज बिलीवर्स बैच, जहां पे बच्चों पिछले साल तो हल्की फुल्की हमने पॉलिटिकल साइंस की तैयारी अपने चैनल पर कराई थी, लेकिन इस बारी हम फुल फ्लेजेड अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ आ गए हैं, जो कि आपको क्लास 11th ह्यूमैनिटीज की प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो यहाँ पर अक्षय सर है, उज्ज्वला मैम है, तानिया मैम है, अमित सर है, और हम लोग बच्चों आपके सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ाने वाले हैं इन दिस कोर्स। साथ ही में इस कोर्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज की क्लासेस ही नहीं मिलती हैं, बल्कि एक एग्जामिनेशन जो हर किसी बच्चे को 12th के बाद देना है, दैट इज योर CUET एग्जामिनेशन, उसकी भी क्लासेस इस कोर्स में कराई जाएंगी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ाई ही जाएंगे। टीचर्स से आप लोगों का जो रिश्ता है वो और गहरा होता जाए और अच्छे से बना रहे, तो बच्चों उसके लिए हमारे पास लाइव और जूम सेमिनार्स जो होते हैं, लाइव सेशंस, ये सारी चीजें भी आती रहेंगी आप बच्चों से इंटरेक्शन के लिए। प्लस सुपर 500 क्वेश्चंस का PDF भी आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को बच्चों डिटेल्ड लेक्चर्स मिलेंगे, हर चैप्टर पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसी के साथ डिटेल में पढ़ाने के बाद वन शॉर्ट लेक्चर भी मिलेगा, जिसमें एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर को पढ़ा दिया जाएगा विद दैट टीचर स्लाइड्स, यानी कि हम जिन स्लाइड्स पर आपको पढ़ाएंगे वो सारी एनोटेड स्लाइड्स जिसमें लिखा हुआ होगा, वो सारी भी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करी जाएंगी। बच्चों उसी के साथ हर चैप्टर के नोट्स, साथ ही में चैप्टर के टेस्ट, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स आप लोगों को इस कोर्स में मिल रहे हैं। यहाँ पर दे रखा है हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर। बच्चों या तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो 9289119544 पर टेक्स्ट करना है, नहीं तो आप कॉल भी कर सकते हैं हमारे कोर्स के बारे में जानने के लिए 012471582550। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे डिस्क्रिप्शन में और हमारे पिन्ड कमेंट में भी आपको मिल जाएगी। तो बात अगर एकदम क्लियर हो गई है तो इस साल पूरी तैयारी 11th ह्यूमैनिटीज की होने वाली है। एंड आई थिंक मार्केट में ऐसी बहुत ही कम जगहें हैं जहां पर ह्यूमैनिटीज को तवज्जो भी दिया जाता है, क्योंकि बच्चों देखो मेरे हिसाब से तो ह्यूमैनिटीज एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल स्ट्रीम है। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। मैंने खुद ह्यूमैनिटीज ली थी, तो आई कैन बी वेरी वेरी श्योर व्हाइल आई से इट। एंड आप लोगों ने अब ले ली है और इसकी कोचिंग वगैरह भी बहुत ही कम मिलती है, बहुत ढूंढना पड़ता है, बट यहाँ पर सारा सोल्यूशन मिल चुका है। अब जब आप क्लास 11th ह्यूमैनिटीज में आ गए हैं, सबसे पहली चीज क्या करनी है आपको बच्चों, आप लोगों को करनी है प्लानिंग, जो कि आप लोग करते नहीं हो। आप लोग क्या करते हो, कल पे बात डालते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, और ये एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, हर कोई करता है ये चीज, मैं भी करती हूँ, हर कोई करता है प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन ना वही तो चीज है, हमें बच्चों अपनी ये गलतियां ही तो सुधारनी है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, हर चीज शुरू से ही प्लान करके रखनी है ताकि चीजें हमारे लिए काफी आसान हो जाए। देखो जैसे क्लास 9th एक लेवल अप हुआ था ना हम लोगों का, उसी तरीके से क्लास 11th एक बहुत बड़ा लेवल अप होता है। हल्के में मत लेना किसी भी सब्जेक्ट को। प्लस ये सारे हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सारे क्या हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। और थ्योरी के अंदर बच्चों, थ्योरी कभी भी एक दिन में लर्न नहीं होती है,
ठीक है। तो इस चीज को गांठ बांध लो, इस चीज को ध्यान में रखो और पहले ही दिन से अपनी प्रेपरेशन ऐसी रखो कि लास्ट मोमेंट पे आपको मतलब एक बस नजर फेरने वाली चीज हो और आपको सब कुछ आता है। बट इनिशियली इसको स्टार्ट कैसे करना है? यू शुड नो व्हाट टू स्टडी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। मतलब कि बच्चों देखो, यहां पर मैं यही बोलूंगी, सेट अ मंथली गोल। ये दोनों चीजें मैं कंबाइन करके आपको बताती हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। सपोज अभी हमारा अप्रैल का महीना चालू हुआ है और ऐसे आगे आगे महीने आते रहेंगे। हमें ना महीना चालू होने से पहले ही एक मंथली गोल सेट करना है। सपोज मैं बोलती हूँ कि इस अप्रैल के महीने में मुझे पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर्स, इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स, मैथ्स का 1 चैप्टर और और मैं बोलती हूँ चलो ज्योग्राफी का भी 1 और हिस्ट्री का भी 1 चैप्टर रिवाइज करना ही है, पढ़ना ही है। ठीक है, तो दिस इज माय मंथली गोल। ज्यादा नहीं लेके चलूंगी, ये नहीं बोलूंगी कि 10 चैप्टर इसके, 20 चैप्टर इसके, 15 इसके, नहीं। रीजनेबल गोल लो कि 2 चैप्टर उसका 1, उसके 2 उसका 1। अभी स्टार्टिंग में इतना इज फाइन। ठीक है, तो इतना अपना एक मंथली गोल सेट कीजिए एंड देन यू शुड वर्क टूवर्ड्स इट। डेली के आपको पता है कि यार स्कूल का टाइम हटाकर अपनी सेल्फ स्टडी का सेल्फ स्टडी तो वो करनी है और जो भी है ट्यूशन वगैरह जो क्लासेस हैं आपकी, उन सब चीज़ों का टाइम हटाकर, खाने पीने का टाइम हटाकर मेरे पास जो समय बचता है वो मुझे अपनी पढ़ाई को डिवोट करना है। दिन के मैं 3, 3.5, 4, 5 घंटे जितने डिवोट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो उतना टाइम लेके चलिए और उतने टाइम में आपको इतना टाइम पॉलिटिकल साइंस को देना है, इतना टाइम इकोनॉमिक्स को देना है, क्या क्या टाइम देना है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट यू शुड डू। ओके, सो यू शुड नो व्हाट टू स्टडी, कौन से चैप्टर्स हमको पिक करने हैं। और सबसे पहले यहाँ पर नो व्हाट टू स्टडी में आई विल ऑलवेज एडवाइज कि फॉलो अ क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब है कि जो स्टार्टिंग के इनिशियल चैप्टर्स है हमेशा पढ़ाई उनसे चालू कीजिए, जो कि पहले आपके एग्जाम्स में आएंगे। ये नहीं कि आखिरी चैप्टर पे पहुंच गए और वो वाला क्योंकि हमको अच्छा लगता है चलो वही पढ़ लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है, जिस हिसाब से एग्जाम्स में चीजें आने वाली हैं उस हिसाब से पढ़ना चालू करना है ताकि पढ़ाई का कुछ फायदा भी हो, ये नहीं कि नुकसान हो जाए हमें उल्टा। तो सभी को ये बात मैं बोल दूं कि भाई पहले जो स्टार्टिंग के इनिशियल 2-3 चैप्टर्स है उनको पढ़ो। ठीक है, मंथली गोल अपना सेट करो। साथ ही में जो लेंदी और इजी चैप्टर्स हैं उनको पहले कवर कीजिए। जो थोड़े लेंदी हैं, बहुत ज्यादा पेजेस में दिए हुए हैं लेकिन आसान है, पहले उन चैप्टर्स को कवर कर लीजिए ताकि एक मैक्सिमम पोर्शन आपके सिलेबस का इनिशियली कवर हो जाए। ठीक है, थोड़े डिफिकल्ट और जो शॉर्ट चैप्टर्स हैं उनको आप छोड़ सकते हो अभी के लिए, बट जो लेंदी और इजी चैप्टर्स है उनको पहले कवर करके रख लीजिए टू कवर द मैक्सिमम पोर्शन। दिस इज माय एडवाइस टू यू। नाउ द next pointer is to make NCERT your only source to study। बच्चों मैं मैथ्स के लिए ये नहीं बोल रही हूं, मैथमेटिक्स को एक्सक्लूड करके अगर मैं आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करूं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या फिर इंग्लिश, इन सभी में एनसीईआरटी को अपना गुरु मान लो और एनसीईआरटी के अलावा किसी दूसरी किताब को छूना भी नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि देखिए हमेशा जो एग्जाम में आता है बच्चों वो हमारे एनसीईआरटी से ही आता है। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली हुई हो सकती है, क्वेश्चन की भाषा बदल देते हैं, बट सारा मटेरियल जो आपको लिखना होता है वो सारा एनसीईआरटी से ही लिखना होता है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सबसे पहले थ्योरी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, टू रीड एवरी लाइन। एनसीईआरटी के लिए भी मैम हमें तो टिप्स तो दो, एनसीईआरटी को अगर गुरु मानना है तो क्या करना है। सबसे पहला पॉइंटर है टू रीड एवरी लाइन। हर एक लाइन आपको पढ़नी है। समझा तो मैं दूंगी ही आप लोगों को, बिलीवर बैच की बात कर देती हूँ फिर से। ठीक है, तो हर लाइन आपको पढ़नी है बच्चों, हर लाइन अच्छे से पढ़नी है। और बच्चों हमारा बिलीवर बैच 10 अप्रैल से चालू हो रहा है। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ, इट इज स्टार्टिंग ऑन द 10th of April। तो फटाफट से अपने एडमिशन जाके करा लीजिए। समझा तो मैं दूंगी ही, हर लाइन एनसीईआरटी की पढ़नी है। साथ ही में बुक में ही बच्चों जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है उनको पेंसिल से मार्क करना है, पेंसिल से, गंदा नहीं करना। मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द बुक इटसेल्फ, बुक में ही मार्क करके रख लो। और एक और यहाँ पर एडवाइस है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, यूज भी करे होंगे, स्टिकी नोट्स आते हैं अलग अलग नियॉन कलर्स में, पिंक, ग्रीन, ब्लू। वो स्टिकी नोट्स लेकर आपको जैसे
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसी टॉपिक के, तो स्टिकी नोट पे आप वो क्वेश्चंस लिख के उस पर्टिकुलर पेज पे चिपका भी सकते हो, तो ताकि आप जब रिवाइज कर रहे हो या पढ़ रहे हो तो आप देखो कि यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट, स्टिकी नोट्स की भी आप हेल्प ले सकते हो। प्लस जो भी एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, बुक क्वेश्चंस, वो सारे भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। हम अपने बिलीवर बैच में भी एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे, आंसर कैसे लिखना है वो भी बताएंगे, ठीक है। सो मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बैक एक्सरसाइजेस, रीड एवरी लाइन, स्टिकी नोट्स की हेल्प, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू डू। हाँ, अभी रेफरेंस बुक की भी बात करूंगी, थोड़ा सा सब्र कीजिए। नेक्स्ट पॉइंटर क्या है? नेक्स्ट पॉइंटर है टू प्रैक्टिस राइटिंग। भाई थ्योरी वाली स्ट्रीम है, मैक्सिमम थ्योरेटिकल चीजें हैं, थ्योरी के अंदर आंसर कैसे लिखना है। अभी तक 10th के बोर्ड एग्जाम्स जब तुम लोगों ने दिए थे तब भी तुम लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि मैम हमें आंसर कैसे लिखना है, प्लीज बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए। तो अभी इट्स अ वेरी गुड टाइम, जब इतना पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, कि आप आंसर राइटिंग अपनी प्रैक्टिस करना अभी से चालू कर दीजिए, ताकि एग्जाम टाइम तक आपको जरूरत ना पड़े। तो बच्चों यहाँ पर मेक योर नोट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि यार थ्योरी बिना नोट्स के नहीं हो सकती, और वो भी खुद के बनाए हुए नोट्स, वो तो चाहिए ही चाहिए। तो आप या तो बुक में साइड में जो एक खाली कॉलम होता है वहां पे लिखो, बट उससे बहुत हौच पौच होता है। सो आई एडवाइज यू कि आप लोग बच्चों रजिस्टर्स बना लीजिए, जैसे इकोनॉमिक्स का अलग, पॉल का अलग, हिस्ट्री का अलग, हर किसी का अलग, चैप्टर वाइज वहां पे नोट्स अपने बनाना प्यार से चालू कर दो। हर एक एक टॉपिक के नोट्स बनाने चालू कर दो, और डे 1 से बनाने चालू कर दो। उसके बाद फ्रेम योर आंसर्स फ्रॉम ईच टॉपिक। हर टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपने स्टिकी नोट्स में लिखा, लेकिन बच्चों आप लोग उन क्वेश्चंस के आंसर्स को भी लिख कर रखिए। तो एक बार आप जब पूरे नोट्स कंप्लीट करते हैं उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लिखकर, कितने पॉसिबल क्वेश्चंस है उसके आंसर आप एग्जाम में अगर लिख रहे होते तो किस तरीके से लिखते, उस हिसाब से अपने आंसर्स पहले से लिख कर रखिए, ताकि बाद में आपको पता हो कि यार ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस थे और उनके आंसर्स इस तरीके से लिखने हैं, बस काम खत्म। प्लस राइट इट हाउ यू वुड राइट इन दी एग्जाम्स। तो वही वाली चीज है कि एग्जाम में जिस परफेक्शन से लिखोगे उसी परफेक्शन से अपने घर के रजिस्टर में भी लिख कर रखो, ताकि रिविजन करने में हो जाए तुमको आसानी, ठीक है। बहुत अच्छी टिप है, स्टार्टिंग से फॉलो करोगे तो फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अभी मेरे को पता है कि बहुत लोग पूछेंगे कि मैम रेफरेंस बुक का क्या करें, रेफरेंस बुक खरीदे ना खरीदे, क्या करें। देखो बच्चों, एक अगर आपको कोई रेफरेंस बुक खरीदनी है ना तो कुछ खरीद सकते हो आप, लेकिन मैं कभी भी ये एडवाइस नहीं करूंगी कि उस रेफरेंस बुक के आंसर्स आप लर्न करें, क्योंकि रेफरेंस बुक के आंसर्स में मुझे उतनी एक्यूरेसी, उतना अच्छे वो आंसर्स नहीं लगते हैं, और कभी कभी गलत भी लगते हैं। तो इससे बेटर है अगर आपको रेफरेंस बुक थ्योरी वाले जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉल, इन सब के लिए रेफरेंस बुक की जरूरत सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो, ठीक है। सो इट इज just use them for the variety of questions that are there and not for the answers. आंसर के लिए कभी भी उसका इस्तेमाल मत करना। आंसर जो आपने खुद से अपने नोट्स में लिखे हैं उन्हीं आंसर्स को लिखना। डिफरेंट तरीके क्या होते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के, और जैसे केस बेस्ड, पिक्चर बेस्ड, तो बहुत वैरायटी आप लोगों को रेफरेंस बुक में क्वेश्चंस की देखने को मिलती है। दैट इज व्हाई द रेफरेंस बुक्स आर गुड एंड यूजफुल फॉर यू। सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, आंसर्स अपने जो लिखे हैं वही फॉलो करना, ठीक है। तो इस वजह से बोला था एनसीईआरटी को अपना भगवान मान लो। प्लस ऑब्वियसली आई नो कि मैथमेटिक्स अगर किसी ने भी ह्यूमैनिटीज में ली है, मेरे पास थी मैथमेटिक्स, तो उस टाइम पे आई ऑल्सो रिमेंबर कि मैथ्स के अंदर तो देखो एनसीईआरटी ही बाप होता है, पहले एनसीईआरटी ही कंप्लीट करनी पड़ती है, उसी को 2-3 बारी प्रैक्टिस कराया जाता है। उसके अलावा जो हमारी एग्जाम्पलर होती है, साथ ही में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, ये सारी किताबें भी प्रैक्टिस कराई जाती है। बट वही है, मैथ्स के अंदर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है ना, कॉन्सेप्ट तो आप वहीं से समझोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप रेफरेंस बुक मैथ्स के अंदर खरीद सकते हो, बाकी इनके अंदर अगर आपको चाहिए तो बाद में खरीद लेना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट अभी के लिए, ठीक है। आफ्टर सम टाइम यू कैन बाय देम, आफ्टर 4-5 मंथ्स, एक बारी अच्छे से सिलेबस वगैरह वो सॉर्ट आउट हो जाए, बाद में खरीद लेना, ठीक है। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन के लिए जो आइडियाज आपको चाहिए थे आपको मिल चुके हैं, और अभी आप लोग बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। मैं आपको बोल रही हूं, मैम की बात माननी है तो बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। क्लास 11th बिलीवर्स बैच जो है हमारे ह्यूमैनिटीज का, वो चालू होने वाला है 10 अप्रैल से, जिसका कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। गाइज थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, सी यू।